एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। हम लोग घटना चक्र इतिहास देख रहे हैं एमसीक्यू के फॉर्म में, जिसमें हम लोग अभी जो हमारा मेडिवल हिस्ट्री है यानी मध्यकालीन इतिहास है वो देख रहे हैं। हमने इसमें सल्तनत काल को स्टार्ट कर दिया है। सल्तनत काल में हमने जो पहला वंश था गुलाम वंश, जिसे ममलूक वंश भी कहा जाता है, उसके बारे में कल की वीडियो में पूरा डिस्कस कर लिया था। आज ये मेडिवल हिस्ट्री का सेकंड पार्ट है, अर्थात इसमें हम जो देखेंगे वो सल्तनत काल में जो दूसरा काल आया, अर्थात जो दूसरा वंश आया खिलजी वंश, उनके बारे में देखेंगे। तो सल्तनत काल में आपको टोटल 5 वंशों के बारे में पढ़ना है, ठीक है। 5 वंश, जिसमें आपने पहला तो देख ही लिया कि हमने गुलाम वंश देखा, जिसे ममलूक वंश भी कहते हैं। फिर आप खिलजी देखेंगे, फिर तुगलक देखेंगे, फिर सैयद देखेंगे, फिर लोदी देखेंगे, ठीक है। तो इन 5 मतलब वंशों के बाद फिर फाइनली जो है हमारे यहाँ मुगलों का जो आरंभ है, मतलब मुगल जो है वो आ जाते हैं। बाबर जो है उनको इब्राहिम लोदी को पराजित करके फिर यहाँ पे मुगल साम्राज्य की स्थापना करेंगे। तो फिर वो दूसरी चीज़ आ जाएगी। अभी तो सल्तनत काल में जो 5 वंश हैं इनके बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 से 2 क्वेश्चंस तक हर एक एग्ज़ाम में बन जाते हैं यहाँ। तो चलिए देखते हैं। हमने कल एक देखा था, आज की जो वीडियो है इसमें हम लोग खिलजी वंश के बारे में जानना स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ये वीडियोज़ आपको डेली 11 बजे, सुबह 11 बजे रोज़ ये वीडियोज़ आपको मिल जाती हैं। तो डेली आप प्रैक्टिस करके अपना जो मार्क्स है उसको थोड़ा इंक्रीज़ कर सकते हैं एग्ज़ाम में। अभी से करेंगे तभी जा कर के आगे काम आएगा, क्योंकि बहुत मोटी सी बुक है, लगभग 800 से भी ज़्यादा पेज हैं। तो घटना चक्र को कवर करना इतना ईजी नहीं है कि आप 2 दिन में कवर कर लेंगे। आप एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे तब भी 2 दिन में नहीं कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब कि इसको ना एक लंबे टाइम तक आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हैं कि मतलब आराम से करें तब, अगर आप चाहते हैं कि एकदम भगा के करना है तो फिर हो सकता है आप 10-15 दिन में भी कवर कर ले जाएं, क्योंकि सबका अपना अपना पढ़ने का मतलब स्पीड होता है, समझने का तरीका होता है। खैर चलिए देखते हैं क्या है खिलजी वंश के बारे में जानने के लायक हमारे जो मतलब प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं उनमें, ठीक है। और हम लोग नोट्स देखते नहीं हैं, तो नोट्स हमने आपको जैसा कि कहा ही है कि हम एक बार में सारे के सारे नोट्स कवर करवा देंगे। तो पहले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ें उससे पहले एक बार फिर से कह रहे हैं कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दिया करिए, ताकि हमें भी थोड़ा अच्छा लगे। और अगर आप लोग कमेंट वगैरह करेंगे तो फिर ज़्यादा ही अच्छा लगेगा। देखिए जो हमारा पहला क्वेश्चन है, वैसे तो जो गुलाम वंश था उसमें पहला क्वेश्चन यही दिया हुआ था कि उसकी स्थापना किसने की थी। यहाँ पे थोड़ा सा मतलब कि दूसरा टाइप का क्वेश्चन है। तो फिलहाल के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि जो ये खिलजी वंश है ना, खिलजी वंश इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी, ठीक। और सबसे प्रतापी जो इसके शासक रहे हैं वो रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी। तो चलिए देखिए क्या क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने उसका विरोध किया। तो कल एक भाई साहब हैं जिन्होंने कहा कि थोड़ा मतलब कि 1-2 सेकंड के लिए जो आंसर है ना उसको छिपा दिया करिए। हालांकि हम प्रयास करते हैं कि आंसर छिपा रहे, कभी कभी दिख जाता है। तो मुझे भी समझ आया कि हाँ ये बात ठीक भी है, अगर आंसर 1-2 सेकंड के लिए छिपा रहेगा तो फिर आप लोगों को ना आंसर सोचने का टाइम मिल जाएगा, क्योंकि जब तक हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन तो हम ही पढ़ देते हैं। तो फिर आपको पढ़ने से अगर कोई पढ़ दे क्वेश्चन ना तो एक बार क्वेश्चनों को समझना आसान हो जाता है। तो फिलहाल के लिए देखिए उत्तर सोचिए क्या हो सकता है। हमारे पास विकल्प क्या क्या है? बलबन, तो ये तो होगा ही नहीं। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक या फिर इल्तुतमिश। तो बताइए कि वो कौन सा सुल्तान था जो एक नया धर्म ही चलाना चाहता था लेकिन उलेमा लोगों ने उसका विरोध किया। तो इस तरह का काम कौन किया होगा? एक तो हम लोगों ने देखा था कि मुगल काल में अकबर ने तो चला ही दिया था, ठीक है, दीन इलाही। लेकिन इसके पहले ही आप देखिए सल्तनत काल में भी एक शासक हुए जिन्होंने सोचा कि मैं जो है एक नया धर्म चलाऊंगा, लेकिन जब उलेमाओं ने उनका विरोध किया तो फिर उनकी सट्टे पिट्टी गुल हो गई। कौन हो सकते हैं ऐसा? तो वही जो चाहते थे पूरी दुनिया पे ही अपना राज हो जाए, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी जो है ना, उनके दिमाग की ये उपज थी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी ये एक महत्वाकांक्षी शासक या सुल्तान हुआ करते थे। ध्यान रखिएगा जैसे बादशाह, ये जो उपाधि है ना ये आप देखेंगे कि मुगलों के द्वारा ली गई, लेकिन जो दिल्ली में लोग मतलब शासक हुए, जो सल्तनत काल के शासक हुए, इन्होंने ना अपने आप को सुल्तान कहा, ठीक है। तो ये थोड़ा एक माइनर डिफरेंस है, इसको जाने रहिएगा।
तो ये क्या था भैया, एक महत्वाकांक्षी सुल्तान था, इसके द्वारा एक उपाधि ली गई थी और वो क्या है, सिकंदर ए शानी, यानी कि द्वितीय सिकंदर। तो ये ना अपने आप को सिकंदर के जैसे एकदम समझना चाहते थे कि पूरे विश्व विजेता बन जाऊं मैं। आगे देखिए, और उसने अपने जो सिक्के हैं इस पे ये अंकित करवाया हुआ था, क्या, सिकंदर ए शानी। ठीक है, आगे देखें, ये संपूर्ण विश्व के जीतने की अभिलाषा रखता था और एक नवीन धर्म चलाना चाहता था, किंतु अपने वफादार मित्र और कोतवाल, ये नाम इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, जाने रहिएगा कि वो कौन से इनके मित्र थे जिन्होंने इनको बुद्धि दी कि भैया अभी आपकी स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि आप एक नया धर्म ही चला लो या फिर जो है आप पूरे विश्व को जीत लो। नहीं, पहले जहाँ हो वहाँ की स्थिति सुदृढ़ करो और वहाँ मजबूती के साथ शासन करो, फिर आगे अगर लगता है कि नहीं आपने यहाँ सब कुछ व्यवस्था इतनी अच्छी कर ली है कि अब आप विश्व को जीतने की तरफ आगे बढ़ सकते हैं तो करिएगा। तो एक ऐसा मित्र होना जीवन में कितना इंपॉर्टेंट है ये आपको यहाँ से देखने को मिलेगा, वरना पता चलता कि जहाँ पे ये शासन कर रहे थे वो भी चला गया और विश्व तो ये जीत भी नहीं पाए। तो देखिए उनका नाम क्या था, अलाउल मुल्क। ठीक है, तो ये नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि अलाउल मुल्क जो कि अलाउद्दीन खिलजी के मित्र भी थे और साथ में उनके कोतवाल भी थे। इन्होंने मतलब इनको सलाह मशवरा दिया कि ये वाला फिलहाल के लिए जो विचार है उसको अभी ड्रॉप कर दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला देखिए क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं कि दिल्ली के वो कौन से सुल्तान थे जिन्होंने सिकंदर ए शानी की मानोपाधि धारण किया। अब ये देखिए मानोपाधि, अरे उपाधि लिख देते तो इन लोगों का कुछ जा रहा था, लेकिन नहीं, कैसे शब्दों में आपको उलझा करके आपके नंबर कटवा दिए जाए, ये एग्जामिनर का माइंड गेम है। चलिए, तो अभी तो हम लोग देख के आ रहे हैं सिकंदर ए शानी अर्थात द्वितीय सिकंदर की जो उपाधि है वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा धारण की गई थी और सिर्फ लिया ही नहीं था, इन्होंने सिक्कों पर भी अंकित करवाया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा क्या है, कह रहे हैं कि जब उसने राजत्व यानी किंगशिप प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बर्नी ने ये कथन किस सुल्तान के लिए कहा, अर्थात जब वो सुल्तान बना तो ऐसा नहीं है कि वो शरीयत के नियमों के हिसाब से अपने आप को मतलब कि ढाला हुआ था, शरीयत में जो मतलब लिखा हुआ कानून है उसी के हिसाब से इनकी न्याय व्यवस्था चल रही थी, तो ऐसा नहीं था। बताइए कौन है वो सुल्तान जो अपने आप को शरीयत के कानूनों से स्वतंत्र रखा हुआ था। हमारे पास बताइए ऑप्शंस में कौन कौन का नाम दिया है। इल्तुतमिश, तो वैसे हम लोग अगर खिलजी वंश के बारे में देख रहे हैं तो इल्तुतमिश ये गुलाम वंश का है, बलबन भी गुलाम वंश का है, मोहम्मद तुगलक भी तुगलक वंश का है, बचा कौन, अलाउद्दीन खिलजी। तो ये क्वेश्चन तो ना एग्जामिनर ने भले ही मतलब कि पूछा ये था, लेकिन उन्होंने आपको पहले ही हिंट दे दिया था कि ज़्यादा सोचना ही नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ हम लोग इसको समझ ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि जो है हम लोग खिलजी वंश पढ़ रहे हैं। एग्जाम में तो हम लोग खिलजी वंश देख नहीं रहे थे, वहाँ थोड़ी ना लिखा रहता है कि चलो भैया आप खिलजी वंश से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो वहाँ कन्फ्यूजन हो सकता था। खैर चलिए देखते हैं, इसका जो उत्तर है वो तो हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो जो बरनी है, जियाउद्दीन बरनी ऐसा ही कुछ नाम था ना, तो इनके द्वारा ये जो कथन है किसके लिए कहा गया है, अलाउद्दीन खिलजी के लिए। क्या कहा इन्होंने कि जब उसने राजत्व यानी किंगशिप प्राप्त किया अर्थात जब वो राजा बना तो शरीयत के नियमों और आदेशों से पूरी तरह से स्वतंत्र था। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ आपको थोड़ा देखने को मिल जाएगा हमारे व्याख्या में कि जो जियाउद्दीन बरनी है ये अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा गया है। इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है जो कि अभी का मतलब है 11 फरवरी को 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था RO का, उसमें पूछा गया था मिलाने के लिए कि इनकी जो पुस्तक है वो कौन सी है। तो ध्यान रखिएगा, तारीख़-ए-फ़िरोज़ शाही। ठीक है, तो तारीख़-ए-फ़िरोज़ शाही ये पुस्तक किसकी है, तो मतलब कि बरनी की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार वनडे एग्जाम्स में, SSC लेवल के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है, मैंने कई बार देखा है ये क्वेश्चन को। विकल्प में आपको जफर खां मिल जाएगा। और हाँ, ना केवल ये, यहाँ BPSC देखिए 41st BPSC में पूछा गया। अगर आप लोगों को याद हो या पता हो कि BPSC TRE का जो एग्ज़ाम हो रहा है यानी कि टीचर जो मतलब कि रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम है वो जो हो चुका है, 3-4 तो हो चुके हैं, तो उसमें पूछा गया था, पहले या दूसरे वाले में किसी में पूछा गया था, मैंने क्वेश्चन देखा था बट अभी मुझे ये नहीं याद है कि कौन से सेट में पूछा गया था। तो बताइए वो कौन है जो मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मारे गए थे। हमारे पास ऑप्शंस में आपको जफर खां मिलेगा, नुसरत खां, अल्प खां या फिर उलुग खां। तो बताइए, 2 सेकंड का टाइम मिल रहा है आपको। तो ये हो जाएंगे ऑप्शन ए यानी कि जफर खां। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी के जो सेनापति जफर खां थे ये मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। व्याख्या में देख लीजिए
कि जो अलाउद्दीन है ना, ये इनका एक प्रसिद्ध सेनापति जिसका नाम था जफर खान, ये मंगोलों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया, जो अपने टाइम का एक श्रेष्ठ और साहसी मतलब सेनापति था। जफर खां के शौर्य और भारतीय सेना की दृढ़ता से मंगोल जो है वो काफ़ी प्रभावित थे। चलिए आगे देखिए, यहाँ आपसे कह रहे हैं कि रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। आपको बताना है कि उनके पति का नाम क्या था। तो देखिए, कभी कभी जरूरी थोड़ी ना है कि पत्नी की मतलब जो पत्नी है वो पति के नाम से जानी जाए, नहीं, कभी कभी ना पत्नी की वजह से भी पति जाने जाते हैं। पर सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि जब पत्नी की वजह से पति जाने जाते हैं तो उनको बड़ी तकलीफ होने लगती है कि अरे मैं नहीं, देसी भाषा में था, अरे हम अपने मेहरारू के नाम से जाना जा, ऐसी बड़ी ना मर्द एक बात का हुई तो ये गांव की बात है। लेकिन अगर हम लोग जो समानता वाली बात करें ना, तो वहाँ तो भाई चाहे पति पत्नी के नाम से जाना जाए या पत्नी पति के नाम से जाना जाए, बात तो एक ही होनी चाहिए। लेकिन हमारा जो पैट्रियार्कल समाज है ना, यानी कि जहाँ पितृसत्तात्मक समाज है, उसमें ये सब चीज़ें लोगों से हजम नहीं होती है। खैर चलिए देखते हैं। कह रहे हैं कि रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। आपको उनके पति का नाम बताना है कि क्या है। कह रहे हैं महाराणा प्रताप सिंह। तो राणा प्रताप सिंह थे क्या? ऐसा तो नहीं है ना। रणजीत सिंह, राजा मान सिंह या राणा रतन सिंह? तो बताइए क्या हो जाएगा। 2 सेकंड का आपको टाइम मिल रहा है। तो ये हो जाएंगे ऑप्शन डी, यानी कि राणा रतन सिंह। ठीक है। तो पद्मिनी, यानी कि जो पद्मिनी तो मूवी भी बन चुकी है मेरे ख्याल से, आप लोगों ने देखा होगा, मैंने तो नहीं देखा, मैं मूवी वैसे भी नहीं देखती हूँ। तो राणा रतन सिंह जो है ना, ये पद्मिनी जो है इनकी पत्नी थी। चलिए आगे देखिए। और ये जो कहानी है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप लोग को सुनना जरूर चाहिए। कहानी हमने सुना हुआ है, बाकी हमने तो मूवी वगैरह नहीं देखा है। मूवी तो हम बच के ही रहते हैं मूवी से। एक तो उत्तर भारत में, सॉरी उत्तर भारत नहीं, इंडिया में आप देखें जो सीरियल हैं और जो मूवीज़ हैं, मूवीज़ ने भी सब एकदम बंटा धार करके रखा है और सीरियल्स ने तो एकदम नाक में दम करके रखा है। कोई भी सीरियल आप ना शुरू शुरू में देखोगे तो ठीक लगेगा, उसी के बाद धीरे धीरे वो इतना बोरिंग हो जाता है, इतना बोरिंग हो जाता है और इतना खींच देते हैं उसको ना कि 2-2 3-3 साल तक एक ही सीरियल चल रहा है और पता नहीं क्या क्या होता रहता है उसमें। तो इसी वजह से हम बच के रहते हैं ना, तो हम कोई इंडियन सीरियल ही ना तो सीरियल देखते हैं ना तो मूवी देखते हैं, हम मतलब देखते नहीं करते। तो चलिए देखते हैं क्या है हमारी व्याख्या में। ये क्या हो। तो देखिए, ये जो पद्मिनी है ना, इनकी कहानी का आधार 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखित एक काव्य है जिसका नाम क्या है, पद्मावत। ठीक है। तो ये पद्मावत किनका काव्य है, ये भी हमारे क्वेश्चन में सेपरेट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा कि मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा एक काव्य लिखा गया जिसका नाम है पद्मावत। यहीं से हमें पद्मिनी की कहानी का जो सोर्स है वो पता चलता है। ठीक है। और इस कहानी के अनुसार आपको देखने को मिलेगा कि जो पद्मिनी है वो चित्तौड़ के राजा रतन सिंह की मतलब पत्नी थी और माना जाता है कि अत्यंत सुंदर थी। ठीक है। और विदुषी भी थी। अमीर खुसरो ने सुलेमान और रानी शैबा के प्रेम प्रसंग का उल्लेख अपने ग्रंथ में किया था और उसने अपने संकेतों में अलाउद्दीन की समता सुलेमान से तथा पद्मिनी की तुलना शैबा से की थी। संभवतः इसी को आधार मानकर जो मलिक मोहम्मद जायसी हैं, इन्होंने पद्मावत की रचना की और राणा रतन सिंह की रानी पद्मिनी की कहानी बन गई। ठीक है। तो वैसे ऐसे ही कहानियां बनती हैं, कोई कुछ खास उसमें किया नहीं जाता। अभी देखिए, आपसे कह रहे हैं कि 1000 दिनारी नाम से किसको जाना जाता था। बताइए कौन है जिसको 1000 दिनारी भी कहा जाता था, और इसके पीछे का लॉजिक क्या है कि उसको 1000 दिनार में खरीदा गया था, गुलाम था वो। पहले बहुत ज़्यादा इंसानों की खरीद बिक्री किया जाता था और दास प्रथा की वजह से, अर्थात उनको गुलाम बना लिया जाता था। तो गुलामों के बाज़ार में इंसानों की खरीद बिक्री की जाती थी। आज जैसे जानवरों की खरीद बिक्री होती है, पहले ऐसे ही इंसानों की खरीद बिक्री हुआ करती थी। तो देखिए क्या है इसमें, ऑप्शंस क्या है। बलबन, अरे बलबन नहीं है। सिकंदर लोदी तो बिल्कुल नहीं है। कुतुबुद्दीन ऐबक भी नहीं है। मलिक काफूर हो जाएंगे। ठीक है। ऑप्शन बी जो है वो एकदम सही है। 1000 दिनारी के नाम से मलिक काफूर को जाना जाता था। ठीक। चलिए आगे देखिए। और किसके गुलाम थे ये भी तो जानना चाहिए ना। तो अलाउद्दीन खिलजी के गुलाम थे। इन्होंने गुजरात विजय के दौरान इसको 1000 दिनार में खरीदा हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात विजय के दौरान 1000 दिनार में किसको खरीदा था। अभी कमेंट करिए तो जरा, अभी तुरंत तो बताया, मलिक काफूर को। क्या ही बताना, तुरंत सामने दिख ही रहा है। चलिए आगे देखिए, आपसे कथन और कारण का क्वेश्चन है कि कथन कह रहे हैं कि अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे।
वही कारण कह रहे हैं कि यह दक्षिणी राज्यों को कब्जा में करना चाहता था। अगर देखिए यहाँ पे आपको एक विरोधाभास दिखेगा, कह रहे हैं कि इसके जो दक्षिण भारत में अभियान थे वो धन प्राप्ति के लिए थे। अगर धन प्राप्ति के लिए अभियान थे तो दक्षिणी राज्य को कब्जे में करके क्या करता। फिलहाल के लिए चलिए देखते हैं क्या इनके द्वारा उत्तर इसका माना गया है। हमारे पास विकल्प वही है, ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, वहीं ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ए सही है परंतु आर गलत है, और लास्ट करें गलत है परंतु आर सही है। बताइए आपके हिसाब से इसका उत्तर क्या हो जाएगा। 2 सेकंड का आपको टाइम मिल रहा है। तो देखिए सी वाला इसका उत्तर होगा, यानी कि पहला वाला स्टेटमेंट सही है परंतु जो लॉजिक दिया गया है यानी कि कारण दिया गया है वो गलत है। तो ध्यान रखिए। वैसे भी जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि अगर केवल धन प्राप्ति की इच्छा से उसने आक्रमण किया था तो कब्जा करके क्या करता, लूटपाट करना उसका उद्देश्य रहा होगा। ठीक है, फिलहाल के लिए हम लोग इसकी व्याख्या देखेंगे तो आपको ज़्यादा ही जो है समझ आएगा। तो देखिए डॉक्टर के.एस. लाल ये एक लेखक हैं, इतिहासकार हैं। इन्होंने इस तरह की बातें लिखी हैं कि धन के लालच और गौरव की लालसा ने जो अलाउद्दीन खिलजी है इसको भी दक्षिण के सभी राज्यों पर एक के बाद एक आक्रमण करने की प्रेरणा दी। ठीक है, और आपको पता है अभी जो पीसीएस प्री का एग्ज़ाम हुआ था उसमें अलाउद्दीन खिलजी की जो विजय अभियान है ना उसको क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए आया हुआ था। और ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने प्रीवियस ईयर में भी मतलब किया हुआ था, क्योंकि हमने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी इन सब के ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक एक वीडियो में सॉल्व करा के दिए हुए थे एग्ज़ाम के 10 दिन पहले। तो उसमें ये वाला क्वेश्चन हमने देखा था, तो वही वाला है। अभी इसमें दक्षिण भारत की बात हो रही है। तो देखिए दक्षिण भारत के इन राज्यों पर आक्रमण करने का अलाउद्दीन का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था, धन और विजय की लालसा। उनकी आंतरिक नीति में हस्तक्षेप नहीं करना था, उसको केवल और केवल ज़्यादा से ज़्यादा पैसा चाहिए था। पैसे की लालच में, पैसा नहीं कहेंगे, धन की लालच में वो मतलब दक्षिण भारत में अपने अभियान किया था। चलिए आगे देखेंगे। और जब पैसे की लालसा है तो कब्जा उब्जा करके क्या करेगा, कौन सा वहाँ उसकी मतलब कि व्यवस्था को सही करना है कि नहीं, यहाँ पे बहुत कुरीतियाँ चल रही हैं हम उसको ठीक करके जो है अपना नाम रोशन करेंगे, तो ये सब उसका उद्देश्य नहीं था। वहीं हम अगर अगले क्वेश्चन की बात करें कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था, ये आपको बताना है। चलिए बताइए देवगिरी का शासक कौन था। तो ज़्यादा नहीं सोचते, ये हो जाएंगे रामचंद्र देव। तो ये देखिए अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी के जो शासक थे वो थे रामचंद्र देव। 1296 ईस्वी में देवगिरी के शासक जो रामचंद्र देव हैं इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के सफल आक्रमण से बाध्य होकर उसे प्रतिवर्ष मतलब कि हर साल एलिचपुर की आय से, तो एलिचपुर एक स्थान है वहाँ से उनको जो भी आय की प्राप्ति हो रही थी रतन सिंह को, रतन सिंह नहीं, रामचंद्र देव को, उसको किसके पास भेजने का मतलब कि वादा किया, तो यही अलाउद्दीन खिलजी के पास। ठीक, 1305 तथा 1306, 1305 अथवा 1306 के मध्य की बात है। उसने उस कर को दिल्ली में नहीं भेजा। तो जब दिल्ली में उसने यहाँ का टैक्स नहीं भेजा तो क्या होगा, फिर अलाउद्दीन खिलजी को गुस्सा नहीं आएगा कि अरे ये क्या चल रहा है। तो यही कारण है कि 1307 में अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर के नेतृत्व में एक मतलब सेना जो है अपनी एक सेना की टुकड़ी देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए भेजा। राजा रामचंद्र देव युद्ध में पराजित हुए और उसने फिर क्या किया, आत्मसमर्पण कर दिया। तो जब पहले ही जानते थे, पहले ही मान लिए थे कि हाँ हम तुम्हारे सामने भैया टिक नहीं सकते, तो अपना टैक्स वगैरह देते रहते, कम से कम जो अन्य लोग मारे गए तुम्हारी वजह से वो तो न मारे जाते, या तो विजयी हो गए होते। अगर विजयी हो जाते तो जिन लोगों ने बलिदान दिया उनके बलिदान का महत्व रह जाता। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अभी ना इसमें आपसे पूछ रहे हैं कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया तो जिस स्थान पे उसने आक्रमण किया, जिस राज्य में आक्रमण किया, वहाँ के शासक कौन थे, ये आपको बताना है, मिलान करना है। कुछ पता हो या ना पता हो, ये तो पता है ना कि चित्तौड़ में राणा रतन सिंह थे, क्योंकि चित्तौड़ से ही वो पद्मिनी जी की कहानी जुड़ी हुई है और वहाँ पे राणा रतन सिंह पद्मिनी के पति थे। तो पहले तो यही मिला लेंगे ना जो आ रहा है। तो चित्तौड़ से हो जाएंगे राणा रतन सिंह। बी का 4 देखिए 3 जगह दिया है, तो कल एग्जामिनर में ना होशियार है कि ज़्यादा जो है टफ बनाना है पेपर, एकदम इजी नहीं बनाना। पर हम लोग अभी एक चीज़ और देख के आ रहे हैं, गुजरात में थे राजा रायचंद्र या राजा राय रामचंद्र, तो इनका भी मिला के देख लेते हैं। डी का 2, तो लेकिन डी का 2 से देखिए उत्तर निकल आया। तो अगर आपको ये पता होता कि गुजरात के थे राजा राय रामचंद्र तो क्वेश्चन बन जाता। जो अन्य लगता है गलत हो गया, देवगिरी के थे। सर देखिए सॉरी देवगिरी के थे ना, मुझे अभी याद आ रहा है कि देवगिरी के थे। हाँ सॉरी, हाँ देवगिरी के थे राजा राय रामचंद्र, सॉरी फॉर दैट। सी का 2
और सी का 2 डी में है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के अगर ये वाला पता होता कि राजा राय रामचंद्र जो है वो कहाँ से बिलोंग करते थे तो क्वेश्चन बन जाता। माफ़ कर दीजिएगा हमको, फ्लो में ऐसी गलतियाँ कभी कभी हो जाती हैं। उत्तर डी होना चाहिए इसका, ठीक है। अन्य जो है इनको मिला करके देख लेते हैं। तो देखिए रणथंभौर से कौन थे, हमीरदेव। चित्तौड़ से कौन थे, राणा रतन सिंह। देवगिरी से थे राजा राय रामचंद्र, और गुजरात से थे कर्णदेव बघेल, ऐसे कुछ नाम था इनका, ठीक। फिर से देख लीजिए कि रणथंभौर में जब इसने आक्रमण किया था वहाँ के शासक कौन थे, हमीरदेव थे। वहीं चित्तौड़ की बात करें तो ये हो जाएंगे राणा रतन सिंह। देवगिरी से कौन थे, तो राजा राय रामचंद्र। इतनी बार इसको पढ़ा है फिर भी देखिए क्वेश्चन लगाते समय दिमाग में पता नहीं कहाँ से ये गुजरात के शासक बन के आ गए मेरे मन में, ठीक है। माफ़ी चाहते हैं हम फिर से। गुजरात के थे कर्णदेव। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अब देखिए यही वाला क्वेश्चन है जो यूपी पीसीएस ने पहले ही पूछ रखा था, और अभी जो 2025 में प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ उसमें भी पूछा गया। क्रोनोलॉजी लगानी है आपको, पहले भी ये क्रोनोलॉजी में ही पूछा गया था। देखिए 2022 में फिर से पूछा गया 3 साल बाद, यानी 2025 में, ठीक है। एक सेकेंड, थोड़ा छोटा सोच रहे हैं करने को, हो ही नहीं रहा। तो देखिए कौन कौन सा स्थान दिया है, रणथंभौर है, गुजरात है, वारंगल है और चित्तौड़ है, ठीक है। ये 4 जगहों पे अभियान जो किया गया है इनके द्वारा वही पूछा गया है। और इसका जानिए उत्तर पहले डी वाला हो जाएगा, यानी कि पहले इनके द्वारा गुजरात विजय की गई, गुजरात के बाद ये रणथंभौर से चित्तौड़, उसके बाद वारंगल, ठीक है। अगर हम लोग इसका ईयर भी देख लें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा गुजरात विजय कब की गई, 1299 ईस्वी में। बड़ा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एनसीईआरटी में भी मैंने इसको कवर करवाया है। हालांकि जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करने बैठती हूँ ना तो जैसे ईयर वाली जो भी चीज़ें होती हैं वो मेरे माइंड से बहुत तेज़ी से स्किप कर जाती हैं। तो होता क्या है, हम फिर क्या काम करते हैं ना, क्रोनोलॉजी को थोड़ा मतलब कि बहुत जुगाड़ करके इधर उधर किसी ना किसी तरह से भिड़ा करके प्रयास करते हैं कि हो जाए। और हम हमेशा मनाते रहते हैं कि भगवान किसी भी एग्ज़ाम में क्रोनोलॉजी न पूछी जाए, इतना हमको तकलीफ़ होती है इससे। फ़िलहाल के लिए चलिए देखते हैं, क्योंकि आप कितना भी तकलीफ़ हो क्रोनोलॉजी तो पूछा ही जाना है। तो गुजरात देखिए 1299 में जीता। वहीं बचा रणथंभौर, इसको 1301 में। चित्तौड़ 1303, चित्तौड़ को 1303 में, और वारंगल को 1310 में। तो सबसे लास्ट में वारंगल ही आना चाहिए था। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ना, इस तरह के क्वेश्चंस पहले आईएएस के द्वारा बहुत पूछा जाता था, अभी तो नहीं पूछा जाता है। और मेरे ख्याल से देखिए आईएएस का ही क्वेश्चन है, 1995 में पूछा गया। एक बुक आती है जिसमें 28-29 साल, मृणाल सर की बुक है, जिसमें मतलब प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस का संग्रह है। तो उसी में मैंने ये सारे क्वेश्चंस देखे हुए थे कि इस तरह के क्वेश्चन पहले बहुत पूछता था आईएएस, लेकिन अब नहीं पूछते हैं। अच्छा ये नहीं पूछते। और आपसे पूछ क्या रहे हैं, क्वेश्चन समझ आ रहा है आपको कि ये जो मानचित्र आपको दिया गया है, ध्यान से देखिए। मानचित्र में निर्दिष्ट मार्ग का अनुसरण अपने सैन्य अभियानों में किसने किया था। तो ये जो आपको ये मार्ग दिखाई पड़ रहा है ना, ये मार्ग है, और बाकी तो ये आपको भारत देश की सीमा दी गई है, ठीक। तो ये जो मार्ग है ना, ये दक्षिण भारत की साइड जो अभियान किया था, किसके द्वारा इस तरह का मार्ग जो है, यानी कि इस रास्ते से कौन अभियान किया था। अब इन सब में हम चूंकि अभी खिलजी वंश देख रहे हैं, इस वजह से ये क्वेश्चन थोड़ा ईजी हो गया है हमारे लिए। अगर हम लोग एग्जाम में इसको देख रहे होते ना तो एक बार कंफ्यूज हो जाते। तो इसका उत्तर जो है ना वो क्या हो जाएगा, मलिक काफूर, ठीक है। तो दक्षिण भारत में जो अलाउद्दीन खिलजी की विजय अभियान है उसमें मलिक काफूर जो है वही हमेशा आगे रहा है। तो इस वजह से इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी वाला, यानी कि मलिक काफूर, ठीक। तो ये देखिए यही हो जाएगा मलिक काफूर। 1995 का ये क्वेश्चन है। अभी देखिए अगला क्वेश्चन जो है ना, ये बीपीएससी प्री 1994 का है। और यहाँ आपसे क्या पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि वो कौन से सुल्तान थे, ठीक है, यानी कि किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि जो है वो अधिक पैमाने में विकसित हुई। हमारे पास ऑप्शंस क्या है, गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, इन्हीं को एमबीटी कहा जाता है, ठीक है, और फिरोज शाह तुगलक, इनको एफएसटी कहते हैं शॉर्ट में। तो बताइए कौन हो जाएगा। तो भाई जो बहुत प्रतापी होंगे, और अलाउद्दीन खिलजी, यानी ऑप्शन बी। तो देखिए अलाउद्दीन की जो राजस्व और लगान व्यवस्था है, इसका मेन उद्देश्य क्या था कि एक शक्तिशाली और निरंकुश राज्य की स्थापना करना। ध्यान से देखिए, पहले ना प्रजातंत्र की बात नहीं हुआ करती थी, शक्तियाँ बहुत हों, यानी कि हम बहुत शक्तिशाली हों और एकदम हमारे में ही सारी शक्तियाँ निहित हो, अर्थात निरंकुश शासन हो।
उसने उस सभी व्यक्तियों से भूमि को छीन लिया जिन्हें वह मिल्क यानी कि राज्य के द्वारा प्रदत्त संपत्ति, इनाम, इंदरात या पेंशन आदि के रूप में दिया हुआ था, तथा वक्फ यानी कि धर्मार्थ प्राप्त हुई जो भूमि है, इनके रूप में भी जो भूमि मिली हुई थी लोगों को, उसको भी छीन लिया। और फलतः खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई। चलिए आगे देखिए, यहाँ आपसे अन्य जो क्वेश्चन है वो क्या करें कि वो कौन सुल्तान है जिनके बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया, यानी कि आधा दो भैया टैक्स, मतलब बहुत खा चुके तुम किसान लोग, अब तो आधा टैक्स दो, आधे में अपना गुजर बसर करो, उसी में बेचो, उसी में अपना सब कुछ करो। ऑप्शन देखिए, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, तो बलबन तो वैसे ही नहीं होगा, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक देख रहे हैं, पता नहीं क्या ज़रूरत थी मोहम्मद बिन तुगलक को यहाँ पूछने की। और फर्स्ट फिलहाल के लिए आप देखिए, इसमें अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक दोनों ही हो जाएंगे। तो आयोग ने जो भी माना रहा हो, आयोग पता नहीं क्यों इस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं जिसमें कन्फ्यूज़न ज़्यादा रहे। तो देखिए, जो अलाउद्दीन खिलजी है ना, ये उपज का 50% भूमि कर यानी खराज के रूप में निश्चित कर दिए। अलाउद्दीन खिलजी भारत का ऐसा पहला मुस्लिम शासक था जिसने भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व को निश्चित किया था, और इसने भूमि की पैमाइश कराई और उस पर लगान निर्धारित किया। अलाउद्दीन ने 2 नवीन कर, कौन कौन से, एक तो घरई कर, इसको ना, ये जो घरी कर लिखा हुआ है ना, इसको आप घरई कर भी पढ़ सकते हैं, मतलब इस तरह के भी नाम मिलते हैं, जिसको मकान कर कहा जाता है। और दूसरा चरई कर, चरई मतलब जो जानवर हैं, जो पशु हैं ना, वो जहाँ पे चरने जाते थे, अब चरने जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि राज्य की ही वो ज़मीन होगी। अब कोई अपने खेत में तो चराने ले नहीं जाएगा, ऐसा काम तो बस मेरे पापा ही कर सकते हैं, वही अपने खेत में जानवरों को चराने के लिए ले जाते हैं। बाकी लोग तो जो मतलब सरकार की संपत्ति है उसी पे चराने ले जाते हैं ना। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि बहुत तुम फ्री में चरा के बहुत दूध निकाल के बेच लिए, अब तुम चराई कर भी दो, और जहाँ तुमने घर बनवाया है वो घर भी है तो राज्य की ही संपत्ति, उस पर भी टैक्स दो। अब देखिए, देना पड़ेगा ही ना, मजबूरी है। और वैसे भी अभी अगर अभी आप देखिए चराई कर घराई कर लगेगा तो आप क्या मना कर देंगे, क्योंकि कुछ भी हो, है तो सारी की सारी संपत्ति राज्य की ही। आप जब आए थे तो अपने साथ तो लेके आए नहीं थे, तो इस वजह से जब टैक्स लगेगा तो चाहे आप अपने खेत में चराओ चाहे दूसरे के खेत में चराओ, फिर सब हर जगह सरकार चाहेगी तो टैक्स वसूल ही लेगी। फिलहाल के लिए आगे देखिए, उसके पश्चात MBT जो मोहम्मद बिन तुगलक हैं, इन्होंने भी दोआब में भूमि कर 50% तक कर दिया था, ठीक है। और बेचारे ने जब जो है भूमि कर बढ़ाया दोआब में, तो आप देखें उसी टाइम ना सूखा पड़ गया था, इसकी तो किस्मत ही खराब थी। आगे देखें, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक के राजस्व मांग अनुमान पर आधारित थी, जबकि अलाउद्दीन खिलजी की पैमाइश पर। ये थोड़ा अंतर है इन दोनों में। क्या अंतर है कि जो MBT है ना, इनके द्वारा जो राजस्व का 50% लेने की बात की गई थी वो किस पे आधारित थी, अनुमान पर, ठीक। वहीं अलाउद्दीन खिलजी की किस पे आधारित थी, पैमाइश पर। चलिए आगे देखिए, कह रहे हैं कि सुल्तान जिसने भू राजस्व उपज का 50% कर दिया, अभी हमने देखा अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक दोनों ही हो जाएंगे। फिर देखिए, किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में लेने का मतलब दावा किया। फिर देखिए, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक। ऐसा लगता है कि पागल हो गए हैं लोग, बार बार वही क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, और इस तरह का विकल्प नहीं देंगे कि चलो ये A और B दोनों लगा दो, नहीं, बस A लगाना एक ही है। तो नपाई का आधा, एक सेकंड, कुछ टेंशन हुई है क्या, कि सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया। तो हाँ, ये देखिए हमने यहाँ पे देखा था ना कि पैमाइश पर, ठीक है, खिलजी ने पैमाइश पे जो है लिया था, तो इस वजह से इसका क्वेश्चन केवल खिलजी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि नपाई की बात हो रही है। तो पैमाइश अर्थात नपाई एक ही बात है। तो ये देखिए मतलब ओनली C वाला ऑप्शन सही होगा, इसमें MBT नहीं आएगा। तो अब देखिए, जो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी है ना, इन्होंने भू राजस्व व्यवस्था का पुनर्गठन किया, ठीक है, और उपज का आधा यानी कि 1/2 भाग राजस्व के रूप में वसूलना स्टार्ट किया। दिल्ली का ऐसा वो पहला सुल्तान था, और इसने पैमाइश और प्रति विश्वा उपज के आधार पर भू राजस्व निर्धारित करने की नीति अपनाई। तो अभी देखिए, विश्वा, ये जो विश्वा है ना, बहुत पुरानी इकाई है, आज भी हम लोगों के यहाँ जो भूमि मापी जाती है वो विश्वा में ही मापी जाती है। अभी इस तरह का मतलब व्यवस्था है कि 20 बिस्वा में 1 बीघा होता है। तो अभी हेक्टेयर, आप लोग ज़रा कमेंट करके बताइए कि 1 हेक्टेयर में कितने बीघे होते हैं, ठीक है। आगे देखिए, और जो सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक हैं, इन्होंने केवल दोआब में अनुमान के आधार पर उपज का आधा भाग राजस्व के रूप में वसूलने का आदेश दिया था। किसानों ने विद्रोह भी किया था और उसने राजस्व वृद्धि का ये आदेश जो है वो वापस ले लिया। आगे देखिए,
कह रहे हैं कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए कि अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित हैं। बताइए वो उसमें कौन से कथन वगैरह ठीक हैं जो अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड हैं। पहला वो कह रहे हैं कि उसने कृष्ण जमीनों की पैमाइश के बाद जमीन की मालगुजारी वसूल की, और दूसरा लगान व्यवस्था को पूरी सल्तनत में लागू किया, और तीसरा कह रहे हैं कि उसने प्रांतों के गवर्नर के अधिकारों को समाप्त किया। हमारे पास जो विकल्प है वो क्या है, कोडिंग डिकोडिंग स्कीम को सही देख रहे हैं, कुछ भी पूछा जाता है। तो ये देखिए पहला और दूसरा, दूसरे में कह रहे हैं दूसरा और तीसरा, तीसरे में कह रहे हैं पहला तीसरा, और चौथे में कह रहे हैं सभी। उत्तर दिख रहा है आपको, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है, लेकिन दूसरा जो है ना कि उसने लगान व्यवस्था को अपनी पूरी सल्तनत में लागू किया, ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है। ठीक है, हमसे सही वाला पूछा गया था। तो देखिए क्या कह रहे हैं कि अलाउद्दीन की जो लगान व्यवस्था है वो संपूर्ण साम्राज्य में समान रूप से लागू नहीं हुई थी। ये देखिए, भूमि की पैमाइश करके किसानों से सरकारी कर्मचारियों के द्वारा लगान वसूल किए जाने की जो व्यवस्था है ना, वो दिल्ली और उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में ही लागू हो पाई थी। अलाउद्दीन पहला ऐसा सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश करा के लगान वसूलना स्टार्ट किया था, और अपनी व्यवस्था को लागू करने के लिए अलाउद्दीन ने एक पृथक विभाग जिसका नाम क्या है, दीवाने मुस्तक राज। अब कौन से विभाग की स्थापना कौन से शासक के द्वारा की गई थी, ये क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में बनता है, तो ध्यान रखिएगा कि दीवाने मुस्तक राज ये अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट किया था। और किस लिए स्टार्ट किया था ये भी याद रखिएगा, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे एक यूपी मतलब कि यूपी में एक जूनियर एडिट का एग्जाम हुआ था जिसका आज तक कोई रिजल्ट वगैरह नहीं आया, 2021-22 के मध्य में हुआ था। उसमें पूछ लिया गया था बलबन नहीं, जो मोहम्मद बिन तुगलक है ना, इनके द्वारा एक भूमि से रिलेटेड मतलब नीति स्टार्ट की गई थी। तो वो पूछे हुए थे कि ये जो फलानी नीति है ना, ये किससे संबंधित थी। तो कृषि विभाग से रिलेटेड एक उनकी नीति थी, अभी मुझे थोड़ा भुला गया है, आप बताइएगा कि क्या था। अभी नहीं याद आ रहा है मुझे, आ जाएगा अभी याद तो बता देंगे। तो कुल मिलाकर के हम आपको ये बता रहे हैं कि क्वेश्चंस इस तरह से भी पूछे जाते हैं कि दीवाने मुस्तक राज ये किसके द्वारा स्थापना किया गया विभाग था। तो एक तो पहली बात तो यही याद रखिए कि ये जो दीवाने मुस्तक राज है ये अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट किया था। किससे संबंधित था, तो कृषि विभाग से या कृषि से संबंधित जो टैक्स वगैरह कलेक्ट करना था उससे। आगे देखिए, अलाउद्दीन ने परंपरागत लगान जो अधिकारी पहले हुआ करते थे खुद मुकद्दम चौधरी, ये क्वेश्चन भी एक बार पूछा गया कि खुद मुकद्दम चौधरी ये किससे संबंधित थे, इनसे लगान वसूलने का जो अधिकार है वो छीन लिया कि चलो बस करो, बहुत लूट लिए तुम, और उनके सारे विशेषाधिकारों को भी समाप्त कर दिया। उनकी भूमि पर से कर लिया जाने लगा, मतलब जहाँ तुम अभी तक वसूल कर रहे थे लोगों की ज़मीन से टैक्स, अब तुम खुद ही टैक्स दो, तभी तो पता चलेगा ना कि कितना दर्द होता है जब तुम लोग पीट पीट करके टैक्स वसूल करते हो। तो कुल मिलाकर के एक जो कहावत है ना कि जाके पैर ना फटे बेवाई ऊ का जाने पीर पर आई, तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि अब तुम्हारे भी पैर में बेवाई फटेगी और तुम भी जानोगे कि इसका दर्द कैसा होता है। आगे देखिए, और बाकी अन्य सभी कर भी लिए गए जिसके कारण जो खुद थे यानी कि जमींदार और बलाहार यानी साधारण किसान, इनमें कोई अंतर ही नहीं रह गया। हालांकि समाज तो ऐसा ही होना चाहिए जिसमें मतलब कि चाहे शासक हो चाहे जो है प्रजा हो, हर एक को समान अधिकार हो तो ठीक रहता है, जैसे कि अभी लोकतंत्र में है। लेकिन पहले तो मतलब राजतंत्र था, तो इस तरह की व्यवस्था की कल्पना करना भी दुष्कर था। चलिए, मुझे लग रहा है जैसे आज बहुत स्लो क्लास चल रही है ना, थोड़ा फास्ट करते हैं वरना तो बहुत लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल्य नियंत्रण लागू किया था, ये एक स्टेटमेंट है, और कारण क्या है कि दिल्ली में अपने राजभवन के निर्माण में लगे हुए कारीगरों को कम वेतन देना चाहता था। बताइए क्या इसका सही उत्तर होगा। और वही आपके पास मतलब कि कूट वगैरह तो सेम सेम ही दिया है। इसका उत्तर देखिए सी, ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन ए सही है, आर जो है वो गलत है। ठीक है, यानी कि सी वाला विकल्प ठीक है। कथन ठीक है कि अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल्य नियंत्रण लागू किया था, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि वो दिल्ली में अपने राजभवन के निर्माण में लगे हुए कारीगरों को कम वेतन देना चाहता था, ऐसी कोई बात नहीं थी। ठीक है, तो देखिए अलाउद्दीन ने मूल्य नियंत्रण की नीति लागू की और उसने अपने बाजार नियंत्रण की सफलता के लिए कुशल कर्मचारी जो है वो भी नियुक्त किए। तो ये जो बाजार नियंत्रण प्रणाली है ना, ये अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है, इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। और उसने मलिक कबूल को शाहना या बाजार का अधीक्षक नियुक्त किया था, ये भी याद रखना। तो शाहना ए मंडी इनके द्वारा स्टार्ट किया गया एक विभाग था, और उसके जो अधीक्षक हैं वो किसको बनाया था, तो मलिक कबूल को बनाया था। ठीक है, मलिक काफूर होना चाहिए था क्या ये, कि मलिक कबूल में भी, मलिक कबूल जो है वो एक नए व्यक्ति होंगे। मुझे दरअसल इनका नाम थोड़ा
नहीं पता था, झूठ नहीं बता सकते, फेंकना नहीं है मुझे। आगे देखिए, उनके कार्य में सहायता देने के लिए घुड़सवार और पैदल व्यक्तियों की एक विशाल टुकड़ी दी गई थी और उसे विस्तृत अधिकार भी दिए गए थे। वो सारे व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था। बाजार की कीमत में जो भी उतार चढ़ाव हो रहे हैं, बाजार की जो भी सामान्य स्थिति है, उसकी सूचना देने का काम किया करता था सुल्तान को। और जो बरनी है ना, ये बरनी वही लेखक की बात हो रही है। इन बाजार सुधारों का उद्देश्य मंगोलों के विरुद्ध एक विशाल सेना तैयार करना और हिंदुओं में विद्रोह के विचार न पनपने देना था। और कारीगरों को कम वेतन देने से इस बात का कोई भी संबंध आपको देखने को नहीं मिलेगा। फिर देखिए, निम्नलिखित में से सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किए थे, कौन है वो? तो अभी हमने देखा कि जो बाजार सुधार है उसको करने का काम अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्न मुस्लिम बादशाहों में से किस एक ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया? क्या कुछ अभी आपको इसमें सोचना है? चलिए बताइए, क्या एमबीटी है क्या ये? बताइए। नहीं ना, अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। तो देखिए, सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ये जो बाजार नियंत्रण या मूल्य नियंत्रण पद्धति है इसको लागू किया गया और उसने केंद्र में एक बड़ी और अस्थायी सेना रखी, उनको नगद वेतन दिया। और ये जो सेना को नगद वेतन देने का काम है ना, वो भी इन्हीं के द्वारा स्टार्ट किया गया था। इसके पहले इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं थी और उस सेना का जो व्यय है वो काफ़ी ज़्यादा था। बर्नी ने कहा कि यदि उतनी बड़ी सेना को साधारण वेतन भी दिया जाता तो राज्य का जो खजाना है ना, वो 5 या 6 वर्ष में ही समाप्त हो जाता। मतलब इतनी विशाल सेना रख लिया था। अतः अलाउद्दीन ने सेना के खर्च में कमी करने के लिए और सैनिकों के वेतन में कमी सैनिक जो है उनके वेतन में कमी की, परंतु उनके सैनिक सुविधा पूर्वक रह सकें इसके लिए उसने वस्तुओं के मूल्य जो है वो निश्चित किया और उनके दर कम कर दी। ठीक, तो ये उन्होंने बुद्धि लगाई कि सारा खजाना जब 4 ही 5 साल में खाली हो जाएगा तो फिर इतनी बड़ी सेना रखने का फ़ायदा ही क्या हुआ। फिर देखिए, मूल्य नियंत्रण प्रथा किसने लागू की? खिलजी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन। आगे देखिए, कह रहे हैं कि बाजार कीमतों को नियंत्रित करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी के प्रयास, मतलब इन्होंने क्या प्रयास किया था? कह रहे हैं कृषि को उन्नत किया, तो ऐसा नहीं है। सामंत दरबारियों को फ़ायदा तो बिल्कुल पहुंचाया ही नहीं, बहुत सफलता प्राप्त की। ये ठीक है कि जो बाजार नियंत्रण है इसको नियंत्रित करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी के जो प्रयास है ना, वो मतलब सफल प्रयास माने जाते हैं। यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि अलाउद्दीन का एक आर्थिक सुधार मुख्यतः एक बड़ी सेना का भरण पोषण, काला बाजारी को रोकना और विद्रोहों पर अंकुश लगाने के लिए था। मतलब वो चाहते थे कि जो बहुत मार्केट में काला बाजारी है वो भी रुक जाए और इतनी जो बड़ी विशाल सेना है उसका भी भरण पोषण होता रहे। ऐसा ना कि वो कि हमारा सारा खजाना इसको वेतन देने में ही ख़त्म हो गया, तो ये भी ना हो। और जो हिंदू हैं वो लोग विद्रोह वगैरह भी ना करें, तो उनको भी रोकना इसका उद्देश्य था। और इन सब के लिए सुल्तान ने बाजार में जो मूल्य नियंत्रण है उसके लिए कई नियम और प्रमुख अधिकारियों की नियुक्ति भी की। उसने देखिए, वो मलिक काबुल ही हैं, तभी जो है बार बार एक ही जैसा नाम गलती नहीं किया जा सकता ना। तो उनके द्वारा मलिक काबुल को शाहना या बाजार अधीक्षक नियुक्त किया गया। ठीक है, तो शाहना या मंडी का अधीक्षक कौन था? मलिक काबुल था। और उनको जो है मूल्य में स्थिरता बनाए रखने के लिए कई सहायक तथा विस्तृत अधिकार भी दिए गए। जाहिर सी बात है, अगर आपके पास शक्तियां ही नहीं होंगी तो फिर आपका पद किसी काम का नहीं है। जिससे नियमों को उन्होंने बड़ी कठोरता से लागू किया। मतलब इस तरह से कहा जाता था कि अगर आप जो है कुछ मिलावट कर रहे हैं या किसी भी तरह की कालाबाजारी कर रहे हैं तो आपके शरीर का जो अंग है वो काट लिया जाता था। इस तरह की बातें हुई थी। यही कारण है कि बहुत सफल रहा, मतलब कि लोगों में भय रहा कि भाई कटवाना है क्या अपना अंग, तो अगर अंग नहीं कटवाना है तो सब कुछ सीधे सीधे करो, जितना फ़ायदा मिल रहा है उतना ही लाभ लो, मतलब लूट पाट में कम फंसो। आगे देखिए कि इसका परिणाम हुआ कि मुनाफाखोरी और काला बाजारी बंद हो गई। तो जाहिर सी बात है, भय भी ना होए न प्रीति, वही वाला कंडीशन है। आज देखिए हर जगह जो इतना लुटाई हो रही है, क्यों? क्योंकि भय नहीं है। तो जब भय है नहीं तो प्रीति होगी नहीं। आगे देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली स्टार्ट की? तो बस वही हो जाएंगे, अलाउद्दीन खिलजी। फिर देखिए, सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने स्टार्ट की? तो बताइए, क्या सिकंदर लोधी हो जाएंगे क्या? नहीं ना, मोहम्मद तुगलक तो होना नहीं है, अलाउद्दीन खिलजी हो जाएंगे। फिर देखिए, घरी अथवा गृह कर, तभी हमने बताया था घरई कर चरई कर, ये किसने लगाया था सर्वप्रथम? तो ये हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। अभी हमने आपको बताया था, इसमें ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। हाँ, ये जरूर जाने रही है कि जो चराई कर है ना वो दुधारू पशुओं पे लगाया जाता था, मतलब जो दूध देने वाले जानवर हैं उन पे लगाया जाता था, अर्थात उनके जो बच्चे होंगे उन पे नहीं लगेगा। आगे देखिए कि 1306 के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय
दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच में जो सीमा थी वो कौन सी नदी मानी जाती थी, ये आपको बताना है। हमारे पास ऑप्शंस क्या है, ब्यास, तो ये ब्यास नहीं, दरअसल इसको व्यास कहते हैं, फिलहाल के लिए ब्यास लिखा है। रावी, सतलुज या सिंधु, तो बताइए अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के जो सुल्तान है और मंगोल, इनके मध्य में सीमा कौन सी थी, तो ये हो जाएगा हमारा रावी नदी। ठीक है, ऑप्शन बी वाला रावी। तो यहाँ देखिए 1306 के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली सल्तनत और मंगोलों के मध्य जो सीमा थी वो रावी नदी थी। 1306 में कबक के नेतृत्व में, ये कबक नाम देख लीजिए, इनके नेतृत्व में मंगोल आक्रमण हुआ। तो ये याद रखा जा सकता है क्योंकि कई बार मतलब कि कौन से शासन के समय में कौन से मंगोल आक्रांता आए थे ये पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी के समय में 1306 में जो आक्रमण हुआ था उसमें जो मंगोलों की तरफ से सेना नायक था वो था कबक। ठीक, और इसे रावी नदी के तट पर अलाउद्दीन खिलजी ने एक विश्वास पात्र गुलाम अधिकारी जिसका नाम क्या था, मलिक इज़्ज़ाउद्दीन काफर सुल्तानी, इसके द्वारा रोक दिया गया और रावी नदी मंगोल तथा खिलजी साम्राज्य की सीमा बनी। तो ये देखिए क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि मंगोल आक्रमणकारी कबक को किसके द्वारा रावी नदी के तट पर रोक दिया गया था, तो ये हो जाएगा मलिक इज़्ज़ाउद्दीन काफर सुल्तानी। चलिए फिर देखिए थोड़ा लंबा सा क्वेश्चन आ रहा है, IAS 2022 का क्वेश्चन है। कह रहे हैं भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। कथन क्या है कि भारत पर पहला मंगोल आक्रमण जलालुद्दीन खिलजी के राज्यकाल में हुआ, बताइए क्या ऐसी बात है। दूसरा, अलाउद्दीन खिलजी के राज्यकाल में एक मंगोल आक्रमण दिल्ली तक आ पहुंचा और उस शहर पर उसने घेरा डाल दिया। तीसरा, मोहम्मद बिन तुगलक मंगोलों से अपने राज्य के कुछ उत्तरी पश्चिमी भाग पर अस्थायी रूप से हार गया था। अर्थात इनका कहना है कि जो मोहम्मद बिन तुगलक है उसके टाइम में जो मंगोल आक्रमण हुआ था उसमें जो MBT है ना उनको अपने कुछ राज्य गंवाने पड़ गए थे। और आपसे पूछ रहे हैं बताइए कौन सा सही है, तो पहला भी गलत है और तीसरा भी गलत है। दूसरा वाला सही है कि अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड में एक मंगोल आक्रमणकारी जो है वो दिल्ली तक आ पहुंचा और उस शहर पर घेरा भी डाल दिया था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ आपको थोड़ा देखने को मिल जाएगा कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में भारत में जो पहला मंगोल आक्रमण है वो इल्तुतमिश के टाइम पीरियड में हुआ था। हम लोगों ने देखा था ना वो मंगबरनी वाली जो कहानी थी वो। अलाउद्दीन खिलजी के काल में मंगोल आक्रमणकारी जो कुतलुक ख्वाजा है इसके नेतृत्व पर दिल्ली में आक्रमण हुआ था और उस समय अलाउद्दीन खिलजी जो है ना वो चित्तौड़ के अभियान पे था। तो मतलब कि ऐसा ना कि होता है कि मतलब वो जब है नहीं पीठ पीछे लोग शेर हैं, तो जब वो मतलब किसी और अभियान पे निकला हुआ था तब मंगोल आक्रमणकारी आ गए। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में तरमाशरीन के नेतृत्व में मंगोल अभियान हुआ। अब देख रहे हैं ये इस तरह के जो क्वेश्चंस है ना एक एक पॉइंट ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ध्यान रखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड में जो मतलब मंगोल आक्रमणकारी है उसका नाम कौन था, तरमाशरीन। लेकिन कलानौर और पेशावर पर मोहम्मद बिन तुगलक ने अधिकार कर मंगोलों के अभियान को विफल कर दिया था। और हमारे क्वेश्चन में क्या दिया था कि मंगोलों से मतलब कि इन्हें अपने कुछ क्षेत्र हार जाने पड़े, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। चलिए आगे देखिए टोटल 31 क्वेश्चंस के आसपास हैं, हम लोग आज निपटा देंगे। कह रहे निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा के लिए एक विशेष सेना नियुक्त किया था, कौन हो जाएगा जो बहुत प्रतापी शासक होगा, यानी अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने साम्राज्य की सीमाओं की मतलब सुरक्षा के लिए एक विशेष सेना को नियुक्त किया था। इसने सीमा प्रांतों की सुरक्षा के लिए सैनिकों की संख्या बढ़ाने, प्रशासन को व्यवस्थित करने हेतु सीमावर्ती किलों की मरम्मत करवाई। मंगोलों के मार्गों पर बसे हुए जो अनुभवी अमीर और फौजी सरदार की एकता थी उनको भी सेना की टुकड़ियां तैनात की गई, मतलब वहां पर भी। फिर देखिए अभी आपसे पूछ रहे हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है, रॉन्ग बताना है। एक साइड ना रियासत है दूसरी साइड शासक, तो कौन सी रियासत के शासक कौन, सही नहीं। अभी देखिए ज़्यादा सोचना नहीं, ये जो देवगिरी थे वहाँ के थे राजा रामचंद्र देव। अभी हम लोग ये वाला क्वेश्चन गलत करके आए हुए हैं तो दिमाग में घुसा हुआ है अभी। तो देखिए देवगिरी के शंकर देव थे, ठीक है, और ये गलत है। होयसल के वीर बल्लाल थे, मदुरा के थे वीर पांड्या, तो ये सब ठीक है, बी वाला गलत हो जाएगा। तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत पे आक्रमण के टाइम पीरियड में देवगिरी का शासक कौन था, रामचंद्र देव। जब इनकी मृत्यु हुई तो उनका पुत्र जो शंकर देव है वो शासक बनता है। तेलंगाना में काकतीय वंश का शासन था और यहाँ का तत्कालीन शासक कौन था, प्रताप रुद्र देव द्वितीय, और राजधानी क्या थी, वारंगल थी। चलिए आगे देखिए, इनमें से कह रहे हैं कि किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया था, बताइए। इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, MBT या फिर बलबन, या फिर नन ऑफ द एबव या ऑल ऑफ द एबव। नहीं, उपर्युक्त में से नहीं,
ऑल ऑफ द अबव नहीं है, दरअसल ये है उपर्युक्त में से एक से अधिक, अर्थात ये जो दिए हुए हैं ना इसमें कोई एक नहीं, एक से ज़्यादा लोग सही हैं। ये आप बताइए कौन सा ठीक हो जाएगा। इसका ई ही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर। यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि वो कौन कौन से शासक हैं जिन्होंने इन सब का विरोध किया था। तो देखिए, किसी भी सुल्तान ने खलीफा की शक्ति का विरोध नहीं किया। इल्तुतमिश ने खलीफा से मान्यता प्राप्त जरूर की थी, परंतु बंगाल के सुल्तान जो गयासुद्दीन हैं इन्होंने भी खलीफा को मतलब खलीफा से मान्यता ली, जिस पर आक्रमण कर इल्तुतमिश ने एक तरीके से खलीफा की सत्ता का विरोध भी किया था, ठीक है। अलाउद्दीन जो खिलजी हैं, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, ये सभी व्यवहारिक रूप से स्वतंत्र शासक ही थे, मतलब इन लोगों ने ना खलीफा से मान्यता नहीं ली थी, लेकिन किसी ने भी खलीफा की शक्ति का जो है ना विरोध नहीं किया, मतलब उनसे जाके भिड़ नहीं गए थे। केवल मुबारक खिलजी जिसने स्वयं को मतलब स्वयं ही खलीफा की उपाधि ली थी, इस तरह उसने खलीफा की सत्ता का विरोध किया था। ये क्वेश्चन हमारे पीसीएस ने पूछ रखा है कि वो कौन से शासक हैं जिन्होंने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था। ये यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा। नाम क्या था? मुबारक खिलजी। इन्होंने ना खुद को ही खलीफा घोषित कर दिया, तो यही हैं जिन्होंने खलीफा की शक्ति का विरोध किया। तो इसमें दरअसल कह रहे हैं कि किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया, तो भीड़ के एकदम विरोध करने के हिसाब से तो इसका जो उत्तर होगा ना, ये उपर्युक्त में से एक से अधिक नहीं, बल्कि उपर्युक्त में से कोई नहीं माना जाएगा, क्योंकि यद्यपि कई ऐसे शासक हुए जिन्होंने मतलब कि खलीफा से सुल्तान की उपाधि नहीं ली, लेकिन सामने से उनका प्रतिरोध भी नहीं किया, उनका विरोध भी नहीं किया, तो इस वजह से इसका उत्तर ई माना जा रहा है कि विरोध किसी ने नहीं किया, लेकिन कुछ ऐसे शासक जरूर हुए हैं जिन्होंने उनसे मान्यता भी नहीं प्राप्त की, जैसे कौन कौन? अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक आदि। तो इसी वजह से मैंने आपको बताया था, जैसे बलबन हो गया, अलाउद्दीन खिलजी हो गए, एमबीटी हो गए, तो जब इन्होंने उपाधि नहीं ली उनसे तो मे भी विरोध किया हो, लेकिन व्याख्या में हमने देखा कि इन्होंने विरोध नहीं किया था, लेकिन इनके द्वारा सुल्तान की उपाधि भी नहीं ली गई थी। तो अगर ऐसा कहें कि अंदर अंदर ही इन लोगों ने विरोध किया था, लेकिन बाहरी विरोध नहीं किया था। चलिए आगे देखिए। यहाँ कह रहे हैं कि दिल्ली सल्तनत के वो कौन शासक हैं जिन्होंने अपने आप को खलीफा घोषित किया, और आप देखिए ये यूपी आरओ री एग्ज़ाम 2016 का क्वेश्चन है, जो कि 2020 के आसपास ये पेपर हुआ था। तो उत्तर कौन हो जाएगा? अभी हम लोग ऊपर देख के आ रहे हैं कि मुबारक खिलजी जो है ना, इसने स्वयं को खलीफा ही घोषित कर दिया। तो ये देखिए, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के पश्चात जो मलिक काफूर है, इसने मुबारक खिलजी को कैद करके कारावास में डाल दिया। बाद में कैद से वो मुक्त हुआ और सुल्तान बना, स्वयं को खलीफा घोषित किया और उल इमाम और खलीफतुल्लाह की उपाधियां धारण की। ध्यान रखिएगा ये उपाधियां, क्योंकि अभी जो पीसीएस का एग्जाम हुआ था प्रीलिम्स, उसमें कुछ उपाधियां मतलब पूछी गई थी मेडिवल हिस्ट्री की, और प्राचीन काल की तो जो आरओ का एग्जाम हुआ था 27 जुलाई को, उसमें पूछा गया था। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि 1303 में काकतीय शासकों की सेना किसकी सेना को वारंगल में परास्त किए थे? तो कौन है वो? अलाउद्दीन खिलजी, वही तो गया था ना दक्षिण भारत में अभियान करने, तो वही है। काकतीय राजवंश बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ की शासिका है रानी रुद्रमा देवी जी, ठीक है। उनसे क्वेश्चन बहुत बनता है, आपने देखा होगा आरओ में भी बना, पीसीएस में भी बना, तो वो क्वेश्चन एक आठ बन ही जाता है वहाँ से। तो देखिए 1303 ईस्वी में काकतीय शासक प्रताप रुद्रदेव द्वितीय के द्वारा अलाउद्दीन खिलजी की सेना को हराया गया। ध्यान रखना है कि इस युद्ध में खिलजी की जो सेना है उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? मलिक फखरुद्दीन और मलिक दिख रहे हैं झाजू, कैसा नाम है, तो इनके द्वारा किया गया। अब देखिए, चूंकि अलाउद्दीन खिलजी इस युद्ध में पराजित हुआ था, इस वजह से इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन कि वो कौन सा, मतलब कि अलाउद्दीन खिलजी जो है उसके सेनापति का नाम बताइए जो कि वारंगल में पराजित हुए थे। तो ध्यान रखिएगा ये मलिक फखरुद्दीन और मलिक झाजू हो जाएंगे, ठीक है। अब इतना भयानक सा झाजू पढ़ने में कितना अजीब लग रहा है, तो ये याद रखिएगा। टोटल 31 क्वेश्चंस थे जो कि हमने देख लिए, किससे? खिलजी वंश से। अब जो हमारा अगला वंश आएगा वो आएगा तुगलक वंश। ध्यान रखिएगा कि ये क्रोनोलॉजी भी हमारे एग्जाम में बन सकती है कि कौन वंश पहले आया, कौन वंश बाद में आया। तो पहले याद रखिएगा, सबसे पहले ममलूक या गुलाम वंश आया, उसके बाद खिलजी आए, खिलजी के बाद तुगलक आए, तुगलक के बाद सैयद आए, और लास्ट में फिर लोधी। टोटल 5 ही वंश हैं जो हमें यहाँ पे पढ़ने। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे। आई होप आपने कुछ नया जाना समझा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड जय हिंद।